अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच। मुंहिंजी सहाफ़ती ज़िंदगी जो हिकु नओं सफ़र अवां पंहिंजे व्यूअर्स सां गॾु ऐं उन्हनि जे दुआउनि, उन्हनि जी पसंदि ऐं उन्हनि जे जेको आहे तजज़ियनि ऐं उन्हनि जी तजवीज़ुनि सां हिकिड़ो नओं सफ़र शुरू पिया कयूं। आवाज़ टीवी ते नए प्रोग्राम सां गॾु तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जेका हेतिरे ॿिनि ॾहाकनि जे मुंहिंजे सहाफ़ती सफ़र में तव्हां मुंहिंजो साथ ॾिनो आहे। बहरहाल अॼु प्रोग्राम जो शुरूआति कयूं था पिया ऐं अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच में अॼोके ॾींहं जा पहिरें तव्हांखे गेस्ट ॿुधायूं। असांखे जॉइन कयो आहे पेशावर मां मुल्क जा मारूफ़ सहाफ़ी ऐं तजज़ियनिगार आहिनि जनाब ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब, ऐं जॾहिं त असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हूंदा मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामिरा तजज़ियनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। चूंडनि जी मौसम आहे ऐं चूंडनि जी मौसम जे सिलसिले में कंहिं उन्हनि जा क़यादत जेका आहे उहो मुख़्तलिफ़ इलाक़नि जा दौरा पई करे, मुलाक़ातूं पई थियनि, के इलेक्टेबल्स कढनि त के पार्टी वर्कर्स खे ऑर्गेनाइज़ पिया कनि। ऐं उन सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल्ह खां वठी ख़ैबर पख्तूनख्वा सूबे जे दौरे ते आहे। कल्ह एबटाबाद में हुन वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कयो, अॼु हुन मर्दान में पंहिंजो जेको आहे वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कयो, सुभाणे पेशावर जे अंदरि हू वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कंदा। अॼोको जेको गुफ़्तगू हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका कई आहे उन हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हुन हिकिड़ो त मुस्लिम लीग नून खे तनक़ीद जो निशानो बनाईंदे इहो चयो त हू इलेक्टेबल्स जी कढ आहे हिकिड़ी जमात, ऐं उन साॻे वक़्तु इहो बि चयो त हाणे जेको महांगाई लीग में वेंदो उहो इलेक्टेबल न रहंदो। उन सां गॾोगॾु हुनजो चवणु इहो हो त अॻे भेरे सिलेक्शन थी ऐं उन जे करे क़ौम भोॻियो, हिन भेरे जेकॾहिं सिलेक्शन थी त क़ौम क़बूल न कंदी। उन सां गॾोगॾु हुन पंहिंजी पार्टी क़यादत शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खां वठी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खां वठी ऐं सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जे दौर में उन्हनि जी जेका पार्टी जेके कंट्रीब्यूशन ॾिना आहिनि उनजो बि ज़िक्र कयो। जी नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त इलेक्टेबल्स जे बारे में हुन ॻाल्हि कई आहे ऐं साॻे वक़्तु इहो बि चयो आहे त अॻे भेरे सिलेक्शन थी त क़ौम भोॻियो, हिन भेरे जेकॾहिं सिलेक्शन थी त क़ौम क़बूल न कंदी। ऐं पोइ हुन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे साहब जे दौर में ॿुधायो त कीअं हुन माण्हुनि खे वोट जो इख़्तियार ॾिनो ऐं हुन सां गॾोगॾु हुन माण्हुनि खे ज़मीन जो मालिक बणायो। उन मां मुल्क जे अंदरि जेको आहे बेज़मीन हारियुनि खे ज़मीन ॾिनी। ऐं पोइ वरी हुन ॿुधायो त 30 साल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जदोजहद कई, हिकिड़े आमिर ज़िया सां हुन मुहाॾो अटकायो ऐं उन सां गॾोगॾु परवेज़ मुशरफ जी आमरियत सां हुन मुहाॾो अटकायो ऐं मुल्क जे अंदरि जमहूरियत जी बहाली जे लाइ हुन सिरतोड़ कोशिशूं कयूं। ऐं साॻे वक़्तु हुन ॿुधायो त पोइ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब कीअं अची मुल्क जे अंदरि उहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो जेको मिशन हुयो उनखे अॻिते वधाईंदे हुन न सिर्फ़ु अरिड़हीं तरमीम ॾिनी ख़ैबर पख्तूनख्वा जे माण्हुनि खे। हुन ॿुधायो त ख़ैबर पख्तूनख्वा जी शनाख़्त जेको हुई उहो नालो बि जेको आहे उन सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जे करे मिलियो। हुन NFC जो ज़िक्र कंदे चयो त उहो NFC जो ज़िक्र कयो। अचो त असां तव्हांखे उहो क्लिप्स ॿुधायूं था बिलावल साहब। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। पर साॻे वक़्तु बिलावल साहब चयो त ऐं काफ़ी अरसे खां वठी चवनि पिया सिलेक्शन आहे, लेवल प्लेइंग फील्ड आहे। हुनजो इहो चवणो हो त हिन भेरे सिलेक्शन क़ौम क़बूल न कंदी। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने उनके साथ दिया तो कायदे अवाम ने इस मुल्क के गरीबों को आवाज दी, इस मुल्क के अवाम को वोट का ताकत दिलवाया। कायदे अवाम ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा उठाया था, मगर उस नारा पे फिर वो अपने दौर हुकूमत में अमल दरामद भी किया, किसानों को जमीनों का मालिक बनाया। वो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो।
साहब जा कंट्रीब्यूशन ऐं उन हवाले सां तव्हां ॿुधो ऐं बिलावल साहब वधीक छा चयो तव्हांखे अचो त ॿुधाईंदा। एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है। अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सिलेक्टेड राज खे अवाम क़बूल न कंदो। इन खां अलावा हुन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे बारे में ॻाल्हायो तो हुन कीअं पाकिस्तान जे अंदरि 3 ॾहाकनि ताईं जेका सियासत कई ऐं आमरियतनि सां मुहादो अटकायो। मदद से, आपकी साथ की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, आपका वफादारी की वजह से, आपकी गैरत की वजह से वो एक नहत्ती लड़की जनरल जिया से भी मुकाबला की, जनरल मुशर्रफ से मुकाबला की, जिदोजहद करती रही और इस मुल्क के अवाम की खातिर शहादत भी कबूल की, मगर कभी पीछे नहीं हटी। शहादत कबूल की मगर कभी पीछे नहीं हटी। इहो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे सियासत जे बारे में ॻाल्हायो, पर उन सां गॾोगॾु हुन पाकिस्तान जे अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जे दौर जे बारे में बि ॻाल्हायो, जेका 2008 खां 2012 ताईं जे विच में जेका हुकूमत हुई ऐं उन में जेका 18 तरमीम खां वठी NFC अवार्ड जो ज़िक्र भी हुन पंहिंजी स्पीच में कयो। सदर ज़रदारी ने अपना दौर में जमहूरियत बहाल किया, उस आमिर मुशर्रफ को बाहर भगाया बगोरा गदार करा के। सदर ज़रदारी ने पख्तूनख्वा को शनाख्त भी दिया। 18वीं तरमीम करके कायदे अवाम का आइन को बहाल करवाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल सियासी जद्दोजहद को मुकम्मल करके वो 18वीं तरमीम पास करके NFC अवार्ड दिलवा के आपको अपना वसाइल का मालिक बनाया। सदर जी नाज़रीन, तव्हांखे असां कुछ क्लिप्स ॿुधाया जो कि जेका तकरीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी। हलूं था ज़ाहिर शाह साहब वट। ज़ाहिर शाह साहब, आप क्या कहते हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मंजरनामा क्या अपना बता रहा है कि ये जो अपना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहाँ पे हैं, उसके अलावा बाकी प्लेयर भी सरगर्म हैं, तो थोड़ा KPK की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का। और सबसे पहले जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, फिर बिलावल साहब के कुछ क्लिप्स आपने सुनवाए, तो देखा ही जाए इस वक्त अगर ओवरऑल बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की, तो आप आज मौलाना फजल रहमान साहब भी पेशावर में थे और उनका एक बड़ा जलसा था। इसके अलावा कैप्टन सफदर साहब आए हैं, वो अवामी नेशनल पार्टी के लीडरशिप से मिले हैं पेशावर में। और बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, उनकी पूरे सूबे के अंदर एक आप इलेक्शन कैंपेन कह सकते हैं जो उन्होंने एबटाबाद से शुरू की, फिर नौशहरा में और पेशावर भी वो आएंगे। इसके बाद उन्होंने दीर जाना है और दीर से बाद चतराल जाना है। यहाँ बस बात बड़ी दिलचस्प है कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हुई। ओवरऑल देखा जाए तो उसको अभी भी बड़ा टफ टाइम का सामना है, और जो पीपल्स पार्टी के अंदर अपने इख्तिलाफात है, उसकी लीडरशिप का जो फुकदान है KP के अंदर, वो शायद एक बड़ा चैलेंज है। और आज बिलावल भुट्टो ने एक बात ये भी की कि अगर पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचता है लीडरशिप क्राइसिस की वजह से या आपस के इख्तिलाफात की वजह से, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ओवरऑल देखा जाए उनके खिलाफ अब कंटेंडर्स कौन कौन से हैं, JUIF होगा, अवामी नेशनल पार्टी होगी कहीं किसी जगह पे, और साथ साथ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उसके भी वर्कर्स, क्योंकि हम अगर बड़ी बात करें वो एक टफ कंटेंडर्स होंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस भी आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी जमात है जो कि इन तमाम जमातों को टफ टाइम देगी।
तो ओवरऑल इस वक्त सिनेरियो अच्छा, PMLN को कहाँ देखते हैं इस सारे सिनेरियो में? पीपल्स पार्टी को ये तो आपने मेजर कंटेनर बता दिए, JUI होगी, अवाम नेशनल पार्टी होगी, PTI होगी, PTI पार्लियामेंटेरियन होगी, अभी कौमी वतन पार्टी जो है आफ्ताब शेरपाव साहब की, और जो है PMLN, वो भी एक दो फैक्टर हैं, और खुद जमात इस्लामी भी एक फैक्टर है KPK के इलेक्शन के हवाले से अगर बातचीत की जाए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उसी तरफ आ रहा था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी लीडरशिप क्राइसिस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज हुई। पिछले इलेक्शन में भी देखें, मेरे ख्याल में उनकी इतनी कामयाबी नहीं थी, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी ने मिल के हुकूमत बनाई थी, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अगर हम देखें ओवरऑल सूबे को, तो अब हजारा से शुरू की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, हजारा में कितनी स्ट्रेंथ है पीपल्स पार्टी की, मेरे ख्याल में ये खुद भी मानती होगी, उनकी लीडरशिप के शायद बहुत कम रिकग्निशन है। और जिन बातों के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा अपनी इलेक्शन कैंपेन को यहाँ से लॉन्च किया, तो बिल्कुल भुट्टो साहब ने बड़ी कुर्बानी दी, उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहबा की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, साथ साथ जरदारी साहब ने बेशक सूबे के नाम भी दिया, 18वीं तरमीम भी की, NFC अवार्ड भी, लेकिन इस वक्त जो यंग लीडरशिप है उसको मोटिवेट करने के लिए बिलावल साहब के पास कोई नजर नहीं आया। अब देखें ओवरऑल अगर हम सूबे की बात करें तो सेंट्रल, आप पेशावर का जिला ले लें, नौशहरा का ले लें, और साथ साथ सवाबी का ले लें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी हमें कहीं नजर नहीं आ रही। पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ पेशावर होता था, बेनजीर भुट्टो ने NA1 से इलेक्शन लड़ा, इवन बिलोर साहब के मुकाबले में, और जीता भी। उसके साथ साथ आफ्ताब शेरपाव पीपल्स पार्टी की सीट से यहाँ पे पेशावर से जीते, लेकिन आज पेशावर जो सूबाई दारुल-हुकूमत है, वहां पीपल्स पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल वर्कर था वो भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक रिप्लेसमेंट उसको मिल चुकी है PTI की यंग लीडरशिप की शक्ल में। दूसरा आप देखिए सदर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ, तो वहां आपको मौलाना फजल रहमान से कंटेस्ट करना पड़ेगा, और साथ साथ PTI को भी कंटेस्ट करना पड़ेगा। मौलाना साहब बहुत सख्त कंटेंडर है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी के किसी जमाने में एक आध सीट हो सकती है, जैसे कि और वहां से उनके स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट जो थे वो इलेक्ट हुए थे, लेकिन अब देखेंगे कि वो क्या करेंगे। चतराल आप देख लें, वहां कभी भुट्टो साहब और नुसरत भुट्टो साहिबा ने यहाँ से बड़ी डेवलपमेंट की, और चतराल के वहां बड़ा जो है ना वो रिस्पेक्ट करते थे पीपल्स पार्टी की, लेकिन वहां पीपल्स पार्टी मुकम्मल खत्म हुई। तो अब ओवरऑल देखिए ट्राइबल एरियाज के अंदर बड़ा मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी को जो है किसी किस्म का रोड वे करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नारा इस वक्त नहीं है कबायली इलाकों के लिए। अच्छा, अगर नैरेटिव की बात की जाए अपना शिराज साहब, नैरेटिव अगर पीपल्स पार्टी ने जो आज बिलावल साहब ने बयान किया है कि हमने नाम दिया, हमने पहचान दी, हमने NFC दिया, हमने ये किया, और बीबी साहब आमरीतों के साथ लड़ी, अगर नैरेटिव की बात की जाए तो बाकी पार्टियों का नैरेटिव क्या होगा आपके ख्याल में, जो इससे ज्यादा मजबूत नैरेटिव हो सकता है? लेकिन पहली बात तो ये कि PDM जमातें हम कह सकते हैं डिफेक्टो तौर पे पिछले 18-16 महीने में हुकूमत में रही, और जितना नुकसान उन्होंने इस हुकूमत के दौरान उठाया, उन पे करप्शन के इल्जामात भी लगे, उन पे इनकैपेबिलिटी के भी लगे, महंगाई भी लोग ब्लेम कर रहे हैं, उनकी वजह से हुई, डॉलर का रेट बढ़ा, पाकिस्तान को इंटरनेशनल और लोकल दोनों क्राइसिस फेस हुए, और मेरे ख्याल में इसमें पीपल्स पार्टी अपने आप को मुबर्रा नहीं करार दे सकती, क्योंकि अगर मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं। अब नून लीग अगर आएगी वहां पे, फजल रहमान साहब का नैरेटिव क्या होगा, या PTI पार्लियामेंटेरियन का नैरेटिव क्या होगा? मैं तो नैरेटिव की बात कर रहा हूं। देखिए नैरेटिव असल में ये है कि अगर पीपल्स पार्टी एंटी PMLN नैरेटिव पे जाती है तो फिर भी नुकसान है। दूसरा, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एक ही नैरेटिव था कि वो PTI को कैसे काउंटर करेंगे, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर PTI का वोटर इंटैक्ट है और वो दोबारा वोट करेगा अपने कैंडिडेट को, तो उनके लिए बड़ा मसला होगा। अब ये जो PDM में जमातें दी, उनके पास क्या नैरेटिव है, क्योंकि इनके खिलाफ अवाम का एक रिएक्शन जरूर आ रहा है कि महंगाई इन्होंने दी, इन्होंने मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा किया, तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब PTI अगर पुराने नैरेटिव पे जाती है कि उनके बाप दादा ने क्या किया, भुट्टो साहब ने किया, बेनजीर भुट्टो ने, बेशक उनकी कुर्बानियों को कोई पाकिस्तानी जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, ये एक हकीकत है, लेकिन अब नया क्या है, सूबे के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी के पास भी कुछ नहीं है। JUIF अभी हुकूमत में है, उस पर करप्शन के भी इल्जामात है, उनके गवर्नर को भी टारगेट किया जा रहा है। तो चले शाहीन कुरैशी साहब से मालूम करते हैं। कुरैशी साहब, आप भी इतने अरसे से मुल्क की सियासत को बारीक बीनी से देखते रहे हैं, आप इस सारी सूरत हाल में क्या कहेंगे कि नैरेटिव की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इस वक्त पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, JUI, नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरह प्लेस करेंगे इन सारी पार्टियों को? देखिए, मैं सारी पार्टियों के बारे में राय दे दूंगा, लेकिन आज के मुनासबत से, हेलो जी सर,
آواز آ رہی ہے. تو کیونکہ میں شیرازی صاحب کی تو کوئی بات نہیں سن سکا, تو اچھا نہیں سن سکے, کوئی بات نہیں ریپیٹ نہ ہو جائے تو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نیریٹو کی بات ہے اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ سیاسی تجزیہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو پاکستان کی سیاست شیراز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے, بالکل. اوکے 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 جی سر. تو بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی سیاست کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے, اور یہ بات نوٹیسیبل ہے کہ انہوں نے تجزیہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 60% جو ہے نوجوانوں کا ووٹ ہے, جبکہ 22 سال کی عمر تک کا جو 2 کروڑ نیا ووٹ بنا ہے وہ ایک ڈیسائیسو فیکٹر پاکستان میں ہونا جا رہا ہے. تو پاکستان کے اندر نئی سیاست, نئی قیادت اور نئی سیاسی سوچ کو وہ لے کے چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مستقبل پہ فیوچرسٹک سوچ رکھیں گے, ماضی میں نہیں رہیں گے, لڑائیوں میں نہیں رہیں گے, تقسیم میں نہیں رہیں گے. ماضی ان کا جو ہے جمہوریت کے لیے اور آمریت سے لڑائیاں کرنے کے لیے رہا ہے. گزشتہ دن جو ہے وہ ایبٹ آباد میں بھی کہہ چکے تھے کہ ٹاپ پریورٹی جو ہے لوگوں کو یہ جو مسائل ہیں بے روزگاری کے, مہنگائی کے اور یہ جو اقتصادی بحران کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کے دکھ ہیں اس کا ازالہ کرنا ان کی فرسٹ پریورٹی ہے. لیکن کے پی کے اندر جو شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک تو پارٹی کو لیڈرشپ کا کرائسس ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ شیرازی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پہ یہ جو باتیں ہیں یہ پرانی باتیں, بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن, بی بی صاحبہ کی کنٹریبیوشن, لیکن آج کا خیبر پختونخوا نوجوان جو ہے اس کے لیے ابھی تک بقول اپنا شیرازی صاحب کے بلاول صاحب نے کچھ آفر نہیں کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اور بھی چینلز پہ یہ باتیں دیکھی ہیں, لیکن یہ چیز سوچنی چاہیے کہ الیکشن شیڈیول کے بعد جو ہے, آپ کو یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو نے عمران خان کے دور میں لانگ مارچ کیا تھا اس وقت 28 نکات دے کر لانگ مارچ کی بھی فلسفی کو ایکسپلین کیا تھا کہ میری سیاست کا رخ کیا ہے. تو سب سے زیادہ جو آج کی بھی تقریر میں نمایاں تھا وہ یہ تھا کہ منشور اور سیاست کا جو ہے ایجنڈے پہ چلیں اور الیکٹیبلز کے ساتھ نہ چلیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ایگریسو اور نوجوانوں قریشی صاحب, شیرازی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی وہ 16 ماہ کی حکومت سے بلاول صاحب کی پیپلز پارٹی, نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این اور جے یو آئی جو ہے فضل الرحمان صاحب کی, وہ اس کارکردگی سے خود کو مبرہ قرار نہیں دے سکتے. دیکھیے بات ایک طرح سے جس طرح انہوں نے کیس پیش کیا ہے گزشتہ روز ایبٹ آباد میں کہ جب نوجوانوں کو موقع ملتا ہے تو جو پاکستان کی خارجہ معاملات میں تنہائی تھی اور جس طرح سے ایک معاندانہ رویہ تھا اس کو انہوں نے برج کیا تھا اور اس کو بہت بلڈ کیا اور یہ چیزیں تسلیم کی اور ان کے مخالفین نے بھی تسلیم کیا تھا. لیکن جو کہ ضرورت ہے یہ بات کہ ایک مخلوط حکومت تھی, لیکن جو ہے خزانے کے معاملات اور اقتصادی پالیسیوں کے معاملات اسحاق ڈار یا اس سے پہلے مفتاح اسماعیل یا جو ڈیولپمنٹ شیراز صاحب آپ نے سن لی, قریش صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس میں بھی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں اگر ہم دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو فارن منسٹری تھی, انوائرمنٹ کی منسٹری تھی یا اپنا پاورٹی ایلیویشن کی منسٹری تھی, ان کی کارکردگی اگر آپ دیکھیں اور اگر جو منسٹریز پی ایم ایل این کے پاس تھی ان کی کارکردگی دیکھیں تو ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے ہر پارٹی اب جب الیکشن میں جائے گی تو اپنی اپنی منسٹریز کے کارکردگی پہ جائے گی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحیثیت فارن منسٹر کے جو رول ادا کیا, یا کاپ 23 کے اندر جو ہے, کاپ 27 کے اندر جو ہماری اپنا انوائرمنٹ منسٹری نے جو کیا, یا جو اپنا شازیہ مری صاحبہ کی جو منسٹری تھی اس کی جو کارکردگی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حساب سے دیکھا جائے گا چیزوں کو. دیکھیں میرے خیال میں ہمیں بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے. آپ دیکھیں سندھ نے کتنی ترقی کی, وہ صوبہ جو کہ شاید پاکستان کا اکنامک ہب ہے,
جہاں آپ کی 70 to 80% اکنامک ایکٹیویٹی ہے، فورن ایکسچینج ہے، چیزیں ہیں، وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ وہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. آپ انٹیریئر سندھ کے اندر کیا ہوا؟ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں بڑا ریئلسٹک ہونا چاہیے. نعرے، سلوگنز اور اپنے پرانی کارکردگیوں کے اوپر آپ بالکل بینک کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ پیپلز پارٹی ہے کیا سندھ تک محدود نہیں رہی؟ اور اب تو یہ خدشات ہیں کہ شاید پتہ نہیں وہ کراچی کے اندر بھی کوئی پرفارم کرے گی کہ نہیں. یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا خوف ہے. آپ کراچی کے ارد گرد جائیں، لوگ کہیں گے میں ایک آبجیکٹو بات کروں گا. آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کراچی پنجاب میں کے تو اندر تاریخ میں پہلی مرتبہ کون سا شاہ صاحب ان نیریٹو؟ کا گورنر بنا ہے یا اپنا دیکھیں میئر میرے بنا ہے خیال کراچی میں. میں اس میں اگر آپ آبجیکٹیولی بات کریں، دیکھیں اگر آپ پپٹ گورنرز کی بات کرتے ہیں وہ نہیں صوبے کے میئر اندر میئر کی بات کر رہا ہوں، میئر. میئر دیکھیں بالکل آپ کی بات، لیکن میئر کس طریقے سے بنا ہے؟ میرے خیال میں اس پہ ایک لمبا پروگرام ہو سکتا ہے، ڈیبیٹ ہو جی سکتی ہے. جی بالکل. آپ اگر جماعت اسلامی کے فیکٹر کو دیکھ لیں، انہوں نے جو کچھ کیا، اگر آپ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں یا آپ مینپولیشن کرتے ہیں، آپ لوگوں کو زبردستی اٹھاتے ہیں، تو پھر تو آپ پاکستان کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات آپ ضرور مانیں، ہمارے ہاں جو میکینزم ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شیم ڈیموکریسی کا میکینزم ہے جس میں پپٹس آپ جو ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں کسی پلیئر کے ہاتھ میں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا آپ کی جے یو آئی ایف ہو یا پاکستان کی کوئی بڑی باپ پارٹی ہو، یہ بتائیں کہ سٹرنگز کہاں پہ ہیں. ان کے نیریٹیوز اپنی جگہ پہ، لیکن میرے خیال میں ایک بات ماننا چاہیے کہ ان پارٹیز کو اگر بار بار موقع دیا گیا تو یہ پرفارم نہیں کرتی رہی. آپ ایک بات کو ضرور مانیں گے کہ اگر پی ایم ایل این ہے، پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان کے پاس کوئی ایسا نیریٹو ہے آیا پاکستان کے عوام کے لیے؟ کیا مہنگائی کو کم کرنے کا کوئی ان کے پاس فارمولہ ہے؟ کیا ہمارا خیبر پختونخوا ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان ہے، اس کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے؟ آپ یہ بتائیں ہاسٹائل آپ کے جو ہے وہ نیبرز ہیں، ویسٹرن بارڈر آپ کے انسیف ہوتے جا رہے ہیں، ایسٹرن بارڈر پہ آپ کی لڑائی آلریڈی انڈیا کے ساتھ ہے. آپ یہ بتائیں آپ کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہاں کنسسٹنسی ہے. ایران میں چاہے جس قسم کی بھی حکومت ہے ترقی آئی ہے. آپ افغانستان کو دیکھ لیں، اگر وہاں پہ ایون طالبانائزیشن ہے لیکن ترقی کی راہ پہ جا رہا ہے. آپ ترکی کو دیکھ لیں. آپ پچھلے 10 12 15 سال میں ان پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کے اندر ظاہر شاہ حکومت کی، صاحب لیکن اس ہے کہاں ڈیبیٹ پہ؟ میں پڑھیں گے تو پھر تو دیکھیں نا، اگر وہاں پہ جس طرح کی بھی حکومت ہے لیکن طالبان خود کنٹرول کر رہے ہیں، خود گورنمنٹ کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ ہے شیعہ اپنا علماء ہیں تو وہ خود گورن کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو ہائبرڈ رجیم کی بات ہوتی ہے کہ پارٹیاں اور ہوتی ہیں، الیکشن اور ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو فیصلے ہیں. دیکھیں میں اس بات پہ، دیکھیں یہ لمبی بحث ہے، پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ کمپرومائز ڈیموکریسی پہ آتی ہے، وہ صرف حکومت کرنے کے لیے حکومت میں یس آتے ہیں یس یس کیونکہ وہ جدید پشتی ایک انہیریٹڈ پالیٹکس ہے. یس دوسرا بلاول صاحب کی آپ نے بار بار بات کی نا، اگر یس باپ بیٹا پوتا پوتی اور آپ ایک اب ملک کے اندر آپ دو کی پارٹی نظام ہے، آپ کی تو بڑی آپ کیسے دے مہربانی سکتے ہو؟ ظاہر شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی بڑی مہربانی. اور قریش صاحب ہم وقفہ لیتے ہیں اور ناظرین وقفہ اٹھو وقفے کا موٹی پروگرام جو سلسلے کرتے ودان سے سنگت رہ جاؤ. ویلکم بیک ناظرین، اچھا پروگرام جو سلسلے کرتے ودایوں گفتگو کنداسوں ملک کے اندر خاص طرح جو ہے 9 مئی کا پو بحث شروع تھو ہے. بحث یہ ہے تو سویلینس جو ان کا معاملہ عدالت ملٹری کورٹس میں ون گھرجن یا نہ ون گھرجن. یہ مسئلو جدیں کا یہ 9 مئی جو واقع تھو ہو ان وقت کا وٹھی یہ ڈسکشن ہیٹھ ہے. کترا ہی ملک جو انسانی حقن جا علمبردار جمہوریت جا چیمپئن جو اصل ان جو خیال یہ تو یہ سویلینس ان کا کیس ملٹری کورٹس میں نہ ون گھرجن. ویندے ویندے جو ہے اگیں جی سپریم کورٹ ہوئی ان کی ایک 5 رکنی بینچ اڑو فیصلو بھی دنوں، پر اج ان میں ڈیولپمنٹ یہ تھی تو وفاق توڑے صوبن کے پارا ان فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن داخل کی وئی ہے. تو پاکستان کے اندر یہ جو معاملہ ہیں چھکان تو ان میں پٹیشن میں یہ جانا ہوا ہے تو ملٹری کورٹس میں وہ کیس ویندا جن میں وہ مانو ملوث ہوندا جے ملٹری انسٹالیشنس تے یا ملٹری جی ہے جگہن تے جن کے حوالے سے ان میں حملن میں ملوث ہوندا تو وہ ویندا، باقی بیا کیس ان میں نہ ویندا. یہ ایک بحث ہے. ان بحث جو مجموعی طور تے ہے پاکستان کے اندر ہوں بھی ڈٹھو ونے تو تمام وڈے عرصے کا وٹھی یہ ڈسکشن ہلے تو پیو. مسنگ پرسنز کا معاملہ بلوچستان کا یہ آواز ایندا رہن تھا پیا
بن केतिरनि जायुनि तां भी इन तरह जा आवाज़ ईंदा रहनि था। पर बहरहाल ही जेको मामलो है उन ते गुफ्तगू करूँ था। शाहीन कुरैशी साहब मुल्क जा सीनियर साहब के साथ गॾु। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं ये जो डिबेट है मिलिट्री कोर्ट्स की? इख्तिसार के साथ बात करूंगा, लेकिन मैं 1 मिनट की आपसे इजाजत चाहूंगा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करनी है। मैं इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। मैंने पहले भी शिराजी साहब की राय का एहतराम करता हूँ बतौर जमहूरियत पसंद, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता कि जो तालिबानाइजेशन की हमायत की जाए, जहाँ औरतों को तालीम का हक नहीं है और जहाँ पे जॉब का हक नहीं है, और जिस तरह एक जो है मुश्तरका जमहूरी जद्दोजहद के जरिए इमाम खमीनी का वहाँ पे फाशिस्ट सिस्टम जो है लाकर ईरान में रखा गया, उसे हमारे दोस्त ने कहा कि वहाँ तरक्की हो रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट ना हो, जहाँ इंसानी हकूक ना हो, मैं उसको तरक्की नहीं मानता। वो एक और डिबेट है कुरैशी साहब, जाहिर है अभी शिराजी साहब नहीं है तो नहीं, मैं एक ही जुमला कहूंगा कि मारूजी सूरत हाल हो तो फिर इस मुल्क में हाइब्रिड निजाम जो है वो आज भी चल रहा है, और आज भी जो है किसी को लाडला बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सॉफ्ट टारगेट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मेरे शिराजी साहब पे ये इख्तलाफ था। आते हैं हम ये इस पे मिलिट्री कोर्ट्स की बात पे, तो इसके अंदर ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात चल रही है। हम इख्तिसार से बात करता हूँ कि इसके अंदर अगर हमारी बंदियाल कोर्ट्स जो हैं वो एक तवाज़न के साथ जुडिशल सिस्टम को चला रही होती और इस तरह का एक्टिविज्म ना होता कि उनकी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट की बजाय बंदियाल कोर्ट कहने पर जो है मुबस्सरीन मजबूर हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि सर वो जो एक्टिविज्म की बात आप कह रहे हैं कुरैशी साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए वो तो आपने, हमने, सब ने, मुल्क के सारे जमहूरियत पसंदों ने, इंसाफ और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वालों ने जब चौधरी साहब की बहाली की तहरीक चलाई थी तो चौधरी साहब ने आते ही जो है ना वापसी के बाद एक्टिविज्म शुरू कर दिया था, और फिर एक के बाद एक साकिब निसार का एक्टिविज्म देखें, बंदियाल साहब का एक्टिविज्म देखें, और खोसा साहब के जो वर्डिक्ट थे वो जो सियासी पार्टियों के बारे में उनके वो थे, तो वो तो फिर आप उसको एक्टिविज्म को की तो बहुत तारीख है ना, उसको तो फिर आपको फिर एक्टिविज्म नहीं मैं समझता। मैं ये समझता हूँ कि 58B2 के बाद जब सदर से इख्तियारात असम्बली को तोड़ने के ले लिए गए, तो उसके बाद अदालतों के जरिए जुडिशल मार्शल लॉ का एक जो हाइब्रिड सिस्टम डेवलप हुआ, जिसके बाकियात आज भी मौजूद हैं। और मैं एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती फिर करूंगा कि मैंने अपने भतीजे समेत जो है चौधरी इफ्तिखार की उस जो है सारे मामले को जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे जो कुछ था, मैंने चौधरी एतजाज से भी एतराज किया था। मैं उसको जो है बिल्कुल गैर आईनी समझता था, और वो एक सारा सियासी एजेंडा था जिसमें पार्लियामेंट को जो है बेवकूफ़ किया गया, मुंतखब हुकूमत को यूसुफ रजा गिलानी को हटा दिया गया। तो मैं उसके ऊपर भी रिजर्वेशन रखता हूँ। वो अभी मिलिट्री कोर्ट्स पे आते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स पे अगर हम आते हैं तो मिलिट्री कोर्ट्स की सूरत हाल ये है कि चूंकि इमरान खान के लिए जजेस जो हैं उन केसेस में भी जमानत ले रहे थे कि जिनकी अभी FIR दर्ज नहीं हुई, तो लोगों ने ये भी देखा, लोगों ने कोई भी जमहूरियत पसंद उसूली इन प्रिंसिपल जो है फौजी अदालतों की जो है हमायत नहीं करता। लेकिन उस मुल्क में क्या किया जाए, जब पहली बार जो है GHQ पे भी हमले हों, और जब जो है कोर कमांडरों के घरों पे भी हमले हों, और जब जो है लेकिन कुरैशी साहब इसमें भी पिक एंड चूज तो हो रहा है। जो लोग जो है वो छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, और कोई पेट्रियाट में जा रहा है तो कोई इस्तेकाम में जा रहा है, तो ड्राई क्लीनिंग हो रही है। ये उसी तरह हो रही है बदकिस्मती से जिस तरह नैब के जरिए हो जाती है कि एक आदमी करप्ट होता है, लेकिन अगर वो दूसरी साइड पे चला जाता है तो उसकी करप्शन माफ हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन बदकिस्मतियों के अंदर ये एक मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 जजों ने जो फैसला दिया, जिसके अंदर एक जज ने अपील के हवाले से जो इख्तलाफ किया, मैं ये समझता हूँ कि इसको एक बड़े बेंच के अंदर लेके जाना पड़ेगा, जिसके अंदर पहले हेयरिंग करने वाले 5 जज ना बैठे, और इसके अंदर कोई अगर आईनी तकाजा पूरा करने की जरूरत है तो इसको वंस फॉर ऑल तय कर लेना चाहिए, इस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए कि जो है सिविलियन का
जो ट्रायल है उसको पसंद नहीं किया जाएगा कि वो फौजी जो है अदालतें लगे। सर मैं तो कुरैशी साहब इससे भी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये तो वो लोग हैं जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल की बातें हो रही हैं। बलूचिस्तान से सालों से हम सुन रहे हैं कि लोगों को वो गुम हो जाते हैं, बुलेट रिडल जो है वो लाशें आ जाती हैं। उन बेचारों का आवाज कौन बुलंद करेगा? ये पंजाब बेस्ड हैं, सिंध बलूचिस्तान और केपी के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि ये पंजाब के लोग हुए हैं, उनके ऊपर केस हो रहा है, तो अब जो है मिलिट्री कोर्ट्स आपको कबूल नहीं है। बाकी जो बलूचिस्तान के लोग इतने अरसे से आवाजें उठा रहे हैं तो उनकी तो कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। सही बात कह रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल कोई मेरे पास दलील नहीं है कि मैं इन हकायक से अख्तर मेंगल साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, 6 नुकात लेके गया था कि भाई हमारे लोगों की कोई आप ही उनकी जान की अमान दे दें, लेकिन वो अभी तक कोई वो उस पे अमान नहीं मिली। ठीक बात है, तो मैं खुद यही जो है ना समझता हूँ फयासई के बात ये है कि ये जब तक हमारी जुडिशियल सिस्टम को क्लीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो 23 तारीख का फैसला दे के जाने वाले हैं अक्टूबर को, वो लोगों ने अभी तो जस्टिस काजी फायजी साहब जिसके बारे में आप और हम बड़ी तारीफें करते रहे हैं कि वो आएंगे तो शायद हमारे जुडिशरी का जो है वो निज़ाम और नस्क जो है, नज़्म और नस्क जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्या कहते हैं आप? अब मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है इस तमाम मामले को, जिस तरह दीगर बहुत अहम मामलात जो हैं वो पड़े हुए हैं, इसको फौरी तौर पे वो सुने। और इसके ऊपर फुल बेंच इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि 5 जजेस ऑलरेडी राय दे चुके हैं, तो 12 जो है जजों का बेंच बनाएं जो कि बिल्कुल इसको ऑब्जेक्टिवली देखे, आइन के तकाजों के मुताबिक देखे, इंसानी हकूक को देखे। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हमारे दीगर सूबों के अंदर जो मामलात हुए हैं उनका भी अहाता किया जाए, ताकि ये बिल्कुल बात सही है कि पंजाब के अंदर मामला आया है तो जो है इंसानी हकूक खोसा साहब को भी याद आ गए हैं, लतीफ खोसा साहब को, लेकिन जब जो है बलूचिस्तान में, सिंध में और जो है केपी में ये मामलात होते हैं तो हमारे उसूल बदल जाते हैं। हमें उसूल की बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन गुफ्तगू तव्हां ॿुधी अॼो के ॾींहं ते का बि तव्हां ॾिठो त असां कोशिशि कयूं था त सेंसरशिप जेका आहे उहा न हुजे ऐं माण्हुनि ताईं हक़ीक़तूं जेको सच आहे उहो मुकमिल सच माण्हुनि ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कंदासूं। इन प्रोग्राम में अवां जो साथ रहंदो। हिन वक़्तु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नायक ऐं असांजे पैनलिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।